Hello everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal, and this is the second video for essay series and this time I'm with essay 210. तो इससे पहले तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले तक हम लोगों ने पढ़ा था essay 200. What was the name of essay 200? The name of essay 200 is Overall Objectives of an Independent Auditor and conduct of an audit in accordance with essays, right? तो ये 200 से आपको डबल ओ याद आ जाना चाहिए. एंड व्हाट इज डबल ओ का मतलब हुआ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. तो इस तरह से आपको ऐसे 200 का नेम जो है वो याद रहेगा. अच्छा, ऐसे 210 का क्या नेम है? ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. सो 10 एंड एंगेजमेंट ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स है. तो इसलिए आपको AC 210 का नेम भी याद हो जाएगा. AC 210 agreeing the terms of engagement. So let's begin with the essay. And if you want the PDF of this essay, I am giving the link of my Telegram channel in the description box. I have already shared the PDF on my channel, so you can go and download it from there. तो मैंने स्टार्टिंग जो की है इस essay की वो की है स्कोप के साथ में. तो स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब हुआ कवरेज एरिया. और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ इंटेंशन और यू कैन से पर्पस, राइट. तो स्कोप का मतलब कि इस वाले ऐसे में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, और ऑब्जेक्टिव का मतलब हम ऐसा क्या ध्यान में रख के कवर करेंगे, क्यों हम ये स्कोप रख रहे हैं, हम क्या टारगेट कर रहे हैं, क्या हमें अचीव करना है बेसिकली. ओके, सो स्कोप में हम बात कर रहे हैं. दिस इज़ नॉट दैट मच रेलिवेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये सिर्फ एक इंट्रो के लिए मैं आपको स्कोप बता रही हूँ. मेन जो हमारे टेक्निकल टर्म्स स्टार्ट होंगे वो ऑब्जेक्टिव से होंगे. सो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट व्हेन ही इज़ एंटरिंग इनटू द ऑडिट, जब वो ऑडिट करने जा रहा है, व्हेन ही इज़ साइनिंग द अग्रीमेंट, तो उसको क्या करना होगा? अग्री करना होगा. तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट बिफोर एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ एंगेजमेंट ही हैज़ टू अग्री with the terms of engagement, with the management and where appropriate TCWG जो होती है वो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. और जहाँ TCWG नहीं है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस नहीं है, वहाँ पर मैनेजमेंट होता है. तो ये जो भी पूरा एक्सप्लेनेशन है ना, इसमें मैं क्लाइंट और मैनेजमेंट ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकती हूँ. तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होना. जहाँ मैं बोलूँगी क्लाइंट, वहाँ पे मतलब हुआ मैनेजमेंट या TCWG, ठीक है ना. क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो हम जाते हैं जब ऑडिट करने, तो वो हमारा क्लाइंट ही होता है. और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो किस पे लाई करती हैं? जो वहाँ का मैनेजमेंट होता है. तो इसलिए मैं ये दोनों टर्म्स जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकती हूँ. सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. स्कोप में मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अग्री करना है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के साथ में. किसके साथ में? क्लाइंट के साथ में. This includes establishment of certain preconditions, the responsibility of which rests with the management. तो इसमें क्या आता है? अग्री करने के लिए प्री कंडीशंस चाहिए होती हैं कुछ, और उन प्री कंडीशंस को फुलफ़िल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? मैनेजमेंट के ऊपर होती है कि वो सारी की सारी प्री कंडीशंस जो हैं उसको वो फुलफ़िल करें. ओके, so now starting with the objective, and this is very important. Now all of you imagine yourself that you are the auditor. आप एक CA बन चुके हैं एंड आप अब ऑडिट करने जा रहे हो. तो मैं आपको एक जिस्ट देना चाहती हूँ कि हमारा आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसे रहेगा. सो यू आर द ऑडिटर. अब आपको क्या है ना, A लिमिटेड की तरफ से एक एंगेजमेंट आया, एक अपॉइंटमेंट लेटर आया, नॉट एंगेजमेंट, एक रिक्वेस्ट आई एंगेजमेंट के लिए, एक अपॉइंटमेंट लेटर आया. अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर इंटरमीडिएट. क्या अपॉइंटमेंट लेटर कौन किसको भेज रहा है? A लिमिटेड हमारा कौन है? क्लाइंट है. हम कौन है? ऑडिटर है. तो अपॉइंटमेंट लेटर इज सेंट बाय द ऑडिटर टू द क्लाइंट, बाय द क्लाइंट टू द ऑडिटर. क्या करा? A लिमिटेड को अपना ऑडिट करवाना है, तो उसने आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजा. ठीक है ना. आप एक CA हो, आप बैठे हो, आपने मेल चेक किया, आपको A लिमिटेड का
अपॉइंटमेंट लेटर आया हुआ है। अब आप क्या उस अपॉइंटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये चीज़ आप देख लो। तो आप क्या देखोगे, आप दो चीज़ें देखोगे। आप अपने ऑफिस में बैठे हो, आप देखोगे कि क्या जो मैनेजमेंट है उसने प्री कंडीशंस को फुलफ़िल करा है। इफ़ येस, तो फिर आप दूसरे स्टेप पे जाओगे। दूसरा स्टेप क्या है कि क्या मैनेजमेंट है वो अंडरस्टैंड कर रहा है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को, ठीक है। अब देखो, जो अपॉइंटमेंट लेटर लिखकर भेजेगा क्लाइंट, उसमें वो सारी चीज़ें अपनी लिख कर दे देगा, अपनी टर्म्स लिख कर दे देगा। अब आप एक ऑडिटर हो, आपने वो पढ़ लिया, अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ लिया। अब आप क्या सोचोगे कि अगर आप सोच रहे हो कि उस अपॉइंटमेंट लेटर को आप एक्सेप्ट करो, तो आप उसको एक्सेप्ट करने से पहले दो चीज़ें देखोगे, प्री कंडीशंस वहाँ हैं या नहीं है। सेकेंडली, जो जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो वो क्या आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है या नहीं, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहा है या नहीं, वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को समझ रहा है या नहीं। अब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को समझ रहा है या नहीं, ये कैसे आप पता करोगे। आप भेजोगे एक एंगेजमेंट लेटर। ये मैं आपको एक जस्ट बता रही हूँ जो अभी के डिस्कशन में मैं करने वाली हूँ, तो इसको ध्यान से सुनना, और चाहे तो एक्सप्लेनेशन के बाद में इस पोर्शन को दोबारा भी देख लेना। एंगेजमेंट लेटर आप भेजोगे अपने क्लाइंट को। आपने क्या करा, दो कंडीशन देखी, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आया, आपने दो कंडीशन देखी, प्री कंडीशन देखी, प्री कंडीशन आपको दिखी सेटिस्फाइड है, तो आपने क्या करा, एंगेजमेंट लेटर में सारी की सारी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लिख करके किसको भेज दी, मैनेजमेंट को भेज दी, क्लाइंट को भेज दी, जिससे कि आप दोनों में क्या हो जाए, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एक अग्रीमेंट हो जाए दैट यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर एंड यू आर रेडी टू डू दी ऑडिट। ओके, so what did you do, you send the engagement letter to the client। अब उस engagement letter को जब आपने भेजा तो इसके तीन पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। पहला तो ये बनेगी कि जो मैनेजमेंट है वो कम्प्लीटली आपकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के साथ में सेटिस्फाई हो जाएगा एंड ही विल बी रेडी टू कोऑपरेट विद यू। नंबर टू कंडीशन हो सकती है कि वो बोलेगा कि नहीं, हम आपको इतना स्कोप नहीं दे सकते, वो आपकी स्कोप पे लिमिटेशन लगा देगा कि आप इतना कवरेज नहीं कर सकते ऑडिट का, हम इतना ज़्यादा आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर इस कंडीशन में आपके ऊपर रहेगा कि आपको डिसाइड, आपको मतलब आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है उस एंगेजमेंट में। फिर उसके बाद में तीसरी जो सिचुएशन रह सकती है वो ये रह सकती है कि जैसे आपने आपका स्टार्टिंग में पूरा अग्रीमेंट हो गया, फिर उसके बाद में कुछ ऐसे सिनेरियोज़ आ गए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसकी वजह से आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में कुछ चेंजेस करने पड़े। तो तीसरी जो चीज़ हम डील करेंगे वो डील करेंगे चेंजेस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेशन लगा सकता है वो आपके काम पे, जो मैनेजमेंट है, और यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, वो अग्री कर जाएगा आपकी बातों के साथ में। ओके, तो इसी के साथ में हम लोग आगे का डिस्कशन जो है वो कैरी करते हैं। मैंने आपको एक जिस्ट बता दी जो अब आगे का एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो आपके पास में क्या आया था, अपॉइंटमेंट लेटर आया था। किससे आया था, क्लाइंट से आया था। तो अपॉइंटमेंट लेटर किसने किसको भेजा, क्लाइंट ने ऑडिटर को भेजा, और ऑडिटर क्या भेजता है, एंगेजमेंट लेटर भेजता है टू क्लाइंट। ओके, सो वो कैसे डिसाइड करेगा कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, और एक्सेप्ट कर भी लिया है तो उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, वो दो चीज़ें देखेगा। क्या प्री कंडीशन सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो प्री कंडीशंस होती क्या है, अब ये वाला टॉपिक जो है ये मैं ऑलरेडी आपको SE 200 में पढ़ा चुकी हूँ। किस नाम से था ये, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट या TCWG। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लेना, बट एक बार मैं यहाँ पे भी ज़रूर रिपीट कर देती हूँ। तो प्री कंडीशंस क्या है ना, प्री कंडीशंस जो बेसिकली टारगेट कर रही हैं वो यही टारगेट कर रही हैं कि क्या मैनेजमेंट या TCWG ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक तरह से फुलफ़िल किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आपको लगेगा कि वो फुलफिल्ड हैं तब तो आप ऑडिट में आगे बढ़ोगे, वरना आप नहीं बढ़ोगे। तो वो प्री कंडीशंस हैं क्या क्या। फर्स्ट प्री कंडीशन जो है वो ये है कि क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल भी है या नहीं है। ये मैं वैसे तो बता चुकी हूँ मैं, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या AFRF होता क्या है। AFRF क्या होता है, एक वैसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है जो कि मैनेजमेंट ने या जिसने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नेचर एंड पर्पस के लिए, उसमें उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को लगाया है। फ्रेम तो जानते हो ना, फ़ोटो फ्रेम देखिए आपने। फ़ोटो फ्रेम में क्या होता है,
एक फ़ोटो को फ्रेम के अंदर रख देते हैं, तो वो क्या एक्ट करता है, एक बाउंड्री बन जाता है कि आपका फ़ोटो उसमें फ़िट हो गया। इसी तरह से वर्ड निकलता है फ्रेमवर्क। आपको उसी फ्रेम के अंदर रह के अपना वर्क करना है, काम करना है। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का क्या मतलब हुआ, आपको जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है वो एज़ पर एएस करना है, इंड एएस करना है और लॉ एंड रेगुलेशंस करना है। अब ये जो एएस इंड एएस है ये डिपेंड करता है ना नेचर के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग, जो काम हो रहा है उस एंटिटी के अंदर। तो वो जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपने लगाया है वो उस उस एंटिटी की नेचर के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है, एप्लीकेबल है। अब एज एन ऑडिटर आपको ये चेक करना है कि जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वहाँ है वो एक्सेप्टेबल भी है या नहीं है। ओके, तो ये हो गई आपकी पहली प्री कंडीशन कि जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल भी है। ओके, देन सेकेंड प्री कंडीशन हुई कि क्या मैनेजमेंट ने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको एक्नॉलेज करा है और फुलफ़िल किया है और अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया है। तो यही जो है ये पोर्शन आपको मैंने ऑलरेडी ऐसे 200 में पढ़ाया था कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैनेजमेंट या TCWG की। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड यूजिंग व्हाट, यूजिंग इंटरनल कंट्रोल। तो मैनेजमेंट को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि इंटरनल कंट्रोल्स का प्रॉपर डिज़ाइन हो, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो और मेंटेनेंस हो, कहीं पे भी इंटरनल कंट्रोल्स ओवरराइड ना करे मैनेजमेंट। सो दिस मैनेजमेंट, इट इज़ द ड्यूटी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू अप्लाई इंटरनल कंट्रोल। तो क्या उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाए हैं और डिज़ाइन, मेंटेनेंस और इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपरली किया है या नहीं किया है, रेलेवेंट टू दी प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। ओके, देन उनकी जो सेकंड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, ऑडिटर को वो क्या दे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे, डॉक्यूमेंट्स दे, रिकॉर्ड्स दे। फिर ऑडिटर ने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है वो दे, और साथ में अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी दे। अगर ऑडिटर को कहीं पे भी एक्सेस लेना है एंटिटी में फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट एविडेंस तो वो वहाँ जाकर ले सकता है एक्सेस। ओके, सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर मैनेजमेंट ने ये सारी की सारी कंडीशंस फॉलो कर रखी हैं, ये दोनों की दोनों प्री कंडीशंस फॉलोड हैं, तब तो आप क्या करोगे, ऑडिट में आगे बढ़ोगे, एंड अदरवाइज द स्टोरी विल एंड हियर ओनली। तो हम अपने केस में एज्यूम करके चलते हैं कि प्री कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाइड हो गई हैं। अब हम जाते हैं सेकंड वाले सिचुएशन में, जब हम ये देख रहे हैं कि क्या हमारे बीच में और क्लाइंट के बीच में अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। जो टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट मतलब जो ऑडिट इंगेजमेंट के अंडर कंडीशंस होने वाली हैं उसमें हमारा और उनका कोऑर्डिनेशन रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो उसके लिए वी हैव टू मेक श्योर कि वो हमारी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के साथ में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं। तो अब हम अपने सेकंड वाले स्टेप की तरफ मूव करेंगे। तो अब आ जाता है अग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स या फिर कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये तीनों ही पॉइंट्स लिखने हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी रिलेटेड टू अग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट, या कुछ भी ऐसा आपको आएगा अगर लिखकर तो ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, आप हो ऑडिटर तो आप क्या भेजोगे, एक एंगेजमेंट लेटर बनाकर भेजोगे। किसको भेजोगे, क्लाइंट को। तो एंगेजमेंट लेटर कौन किसको भेजता है, ऑडिटर भेजता है क्लाइंट को। अब ये वाला जो एंगेजमेंट लेटर है इसमें वो कुछ कंटेंट लिख कर देता है। वो क्या क्या लिख कर देता है कि क्या ऑब्जेक्टिव और स्कोप रहेगा ऑडिट का, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर, मतलब मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, फिर तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे ऑडिट का स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो आपको चाहिए आप उसको भी मेंशन कर दोगे उसमें। देन कि मतलब आपको ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चाहिए जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करोगे उसमें। देन रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो उसका आप रेफरेंस भी दोगे कि ये हमारी जो एक्सटेंड फॉर्म है और ये जो है वो कंटेंट रहेगा ऑडिट रिपोर्ट का।
और साथ में एक रेफरेंस आप ये भी दे दोगे कि हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस जो हैं उसमें वो वेरी कर जाए फ्रॉम दी एक्सपेक्टेड फॉर्म। तो ये थोड़ा सा लर्न करने वाला पॉइंट है, आप लर्न कर लो। रेफरेंस टू दी एक्सपेक्टेड फॉर्म मतलब रेफरेंस दोगे किसको कि क्या एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट रहने वाला है ऑडिट रिपोर्ट का, और एक स्टेटमेंट भी दोगे अगर कोई भी चेंज होगा, किसी सर्कमस्टांस में चेंज होगा फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप किस में लिख कर दे दोगे, एंगेजमेंट लेटर में लिख कर दे दोगे। एक बार रिपीट कर लो कौन कौन सी, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग preparation of financial statements and reference to the expected form and content of audit report. ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लिखकर किसको भेज दोगे, मैनेजमेंट को भेज दोगे। दो एडिशनल पॉइंट मैंने और लिख रखे हैं कि क्या बेसिस रहेगा जिसकी बेसिस पे फीस कंप्यूट होगी, और अग्रीमेंट रिगार्डिंग प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप किसको भेज दोगे लिखकर, आप भेज दोगे क्लाइंट को लिखकर। अब क्लाइंट का जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर आपका ये डिसीजन रहेगा कि क्या आपको ऑडिट में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, एक थर्ड पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर लॉ रेगुलेशन ने कुछ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को प्रेस्क्राइब करा है तो क्या ऑडिटर को अलग से उसको लिखने की ज़रूरत है, नहीं। This is very important for correct, incorrect or MCQ. The auditor need not record them in a separate written agreement if law or regulation prescribes in sufficient details terms of engagement to be referred. ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको अलग से उसको लिखने की, लेकिन इसमें भी ये ज़रूरी है कि लॉ और रेगुलेशन वहाँ अप्लाई हो रही हो और मैनेजमेंट अग्री कर रहा हो। मैनेजमेंट का अग्री करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट एक्नॉलेज और अंडरस्टैंड अगर नहीं करेगा ना तो फिर इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म द ऑडिट। तो मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन तो यू नीड टू डू, एंड इसलिए आपको अग्रीमेंट करना ज़रूरी है। हाँ, ये वाला जो लेकिन आपने प्रोसेस किया था ना लिखने वाला, दिस यू कैन ओमिट अगर लॉ एंड रेगुलेशन में ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो लॉ एंड रेगुलेशन को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या करा कि हमने मैनेजमेंट को लिखकर भेज दिया, और हम फर्स्ट वाले केस में क्या अज्यूम कर रहे हैं कि मैनेजमेंट ने उन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के साथ में अग्री कर लिया, उसने एंगेजमेंट लेटर पूरा पढ़ लिया और समझ लिया। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला केस। अब मैंने आपको जो दो सिचुएशंस और बताई थी वो क्या बताई थी कि आपके काम पे लिमिटेशन लगा दिया अगर मैनेजमेंट ने, तो क्या होगा अगर आपके स्कोप पे और स्कोप ऑफ ऑडिट वर्क पे लिमिटेशन लग गया, तो देखते हैं क्या होगा। सो इफ़ मैनेजमेंट और TCWG इम्पोजेज लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क कि आप इतना ज़्यादा कवरेज नहीं कर सकते, हम आपको अलाउ नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करो, आप ये चेक करो कि क्या उस लिमिटेशन की वजह से आपकी ओपिनियन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। दैट मीन्स इफ़ इट विल रिजल्ट इन ऑडिटर टू डिस्क्लेम द ओपिनियन, the auditor should not accept such assignment unless required by law। अब लॉ को हम प्रायोरिटी देते हैं, तो अगर लॉ में लिखा है तो हमें करना ही पड़ेगा एक्सेप्ट, लेकिन हाउएवर अगर उस लिमिटेशन की वजह से आपकी ओपिनियन एक डिस्क्लेमर हो सकती है तो फिर बेटर यही रहेगा कि आप उस काम को एक्सेप्ट ही मत करो। अब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या है, वैसे तो 705 जो आपका एसे है उसमें डिटेल में है इसके बारे में, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो, 3 ओपिनियन होती हैं, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर और एडवर्स। तो अगर जो आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, लिमिटेशन लग गया मतलब ज़्यादा चीज़ें आप चेक नहीं कर पाओगे, ज़्यादा एविडेंस आप ले नहीं पाओगे, तो मतलब अगर आप सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी नहीं ले पाओगे तो फिर आप क्या कर दोगे, तो फिर आप ये देखोगे कि आपको क्वालिफाइड ओपिनियन देनी चाहिए या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देनी चाहिए। तो क्वालिफाइड ओपिनियन हम कब देते हैं, जब उसका इफेक्ट मटेरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हम कब देते हैं, जब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हम ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसका इफेक्ट क्या हो रहा है, मटेरियल भी हो रहा है और परवेसिव भी हो रहा है। ओके, तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया, लेकिन इसकी डिटेल हम 705 में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम यही समझते हैं कि अगर लिमिटेशन लगा दिया गया है आपके काम पे और आपको ये लग रहा है कि डिस्क्लेमर देना पड़ सकता है, तो एक्सेप्ट मत करो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। ये लाइन ज़रूर लिख कर आना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हो भी सकता है कि इस स्टडी में आपको यहाँ घुमा दे कि लॉ ने बोला था, तो फिर आप क्या करोगे, यू विल एक्सेप्ट इट। ओके, उसके बाद में हम अपने थर्ड वाले सिनारियो पे आ जाते हैं कि इनिशियली तो एक्सेप्टेंस हो गई थी, सब काम बढ़िया से चल रहा था, लेकिन फिर सडनली क्या हुआ, क्लाइंट आया थोड़े दिन बाद आपके पास में
और उसने बोला ऑडिटर साहब प्लीज़ कुछ चेंजेस कराने थे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में। तो अब आप क्या करोगे, आप कंसीडर करोगे कि क्या बोल रहा है ये, तो आप मतलब सुनोगे उसकी बात। सो व्हाट हैपेंड व्हेन क्लाइंट रिक्वेस्ट ऑडिटर टू चेंज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिटर शुड कंसीडर वेदर प्रपोज चेंज विल। तो फिर आप क्या देखोगे कि क्या उन चेंजेस की वजह से आपको लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देना पड़ सकता है। मतलब आपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर दिया, अब आप एक ऑडिटर हो तो आपका क्या रहता है टारगेट, आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ऐसे 200 में पढ़ा है आपने, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। और रीजनेबल एश्योरेंस कैसी होती है, हाईएस्ट एश्योरेंस, मतलब एब्सोल्यूट तो नहीं लेकिन फिर भी हाईएस्ट, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि उन चेंजेस की वजह से आपको लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देना पड़ सकता है, तो फिर आप अग्री नहीं करोगे जब तक कि आपको कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं मिल जाता है। ठीक है, जब तक आपको कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं मिल जाता यू विल नॉट एक्सेप्ट इट। फिर अगर आपको जस्टिफिकेशन नहीं मिला और मैनेजमेंट जिद करे जा रहा है कि चेंज कर दो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो क्या करोगे आप, यू विल डू टू थिंग्स, यू विल विदड्रॉ इफ़ लीगली परमिसेबल। लीगली परमिशन अगर आपको है तो आप क्या कर दोगे, विड्रॉ कर दोगे उस ऑडिट एंगेजमेंट के साथ में। और ना सिर्फ आप विड्रॉ करोगे, उसके साथ में आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यू हैव टू रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस, यू हैव टू रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से वो कंपेल्ड टू विड्रॉ, मतलब जिन सर्कमस्टांसेस की वजह से आपको विड्रॉ करना पड़ा उसकी रिपोर्टिंग भी आप 3 लोगों को करोगे। कौन कौन 3 लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और रिलेटेड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इन सारे के सारे लोगों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो रीज़नेबल जस्टिफिकेशन अगर नहीं मिला तो ये है। अब रीज़नेबल जस्टिफिकेशन में क्या क्या आएगा तो वो हम देख लेते हैं। तो देखो ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में रिविजन करना पड़ सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे करके भी आ सकता है दैट व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अप्रोप्रिएट टू रिवाइज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में कब आप एक्सेप्ट करोगे चेंजेस, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो हम इन वाले सर्कमस्टांसेस में हमको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज करना पड़ सकता है अगर लीगल या रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन कुछ आ गया है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो अडॉप्ट कर रहे थे प्रिपरेशन में उसमें कुछ चेंज है। फिर उसके बाद में अगर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में कुछ चेंज है, सीनियर मैनेजमेंट ही चेंज हो गया, ओनरशिप ही चेंज हो गया जिसका ऑडिट करने गए थे आप, नेचर ही चेंज हो गया, साइज़ ही चेंज हो गया बिजनेस का, या फिर कोई ऐसी इंडिकेशन आपको मिली है कि जो मैनेजमेंट है वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा है स्कोप के साथ में या ऑब्जेक्टिव के साथ में, तो इन वाली सिचुएशंस में आपको क्या करना पड़ेगा, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो सिचुएशंस हो गई जब आपको करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है इट इज़ नॉट अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन तो यू कैन डेफिनेटली विदड्रॉ। ओके, बट उसके लिए भी आपके पास में एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए जिसकी वजह से ये एक नई सिचुएशन बनी है कि आपको रिपोर्ट करना होगा, नई कंडीशन है वो। ओके, तो क्या क्या सर्कमस्टांसेस है विच में वारंट। अब देखो मैंने इसके लिए कोई निमोनिक वगैरह नहीं बनाया, ये लॉजिकली आप सोच लो कि जैसे आप ए लिमिटेड का ऑडिट करने गए थे तो ए लिमिटेड के जो मैनेजमेंट थी वो ABC थे, सीनियर मैनेजमेंट। अब उनकी डेथ हो गई या उनको कुछ और प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से चेंज हो गया। अब वो जो नई पार्टी हो सकता है वो आपकी जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इसके साथ अग्री ना करे, उसको समझ में ही नहीं आ रहा हो, तो फिर वहाँ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। इसी तरह से ओनरशिप चेंज हो गई या नेचर चेंज हो गया या साइज़ चेंज हो गया या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो गया। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही तो ऑडिट करने गए हो ना, तो ये सारे के सारे जो है कुछ पॉइंट्स हैं लर्न आप इजीली कर सकते हो। फिर इसके बाद में एक नया जो टॉपिक आता है वो ये आता है, अगर ए लिमिटेड का जैसे हम ऑडिट कर रहे थे तो हम जितनी बार ए लिमिटेड का ऑडिट करने जाएंगे बार बार हमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो एंगेजमेंट लेटर है वो भेजना पड़ेगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है बार बार एंगेजमेंट लेटर भेजने का, क्योंकि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तो वही रहेंगे। लेकिन अगर कुछ चेंज हुआ है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में तो आप भेज दो। ओके, सो नो नीड टू सेंड एंगेजमेंट लेटर बिफोर एवरी एंगेजमेंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अगर कोई चेंज हुआ है तभी आप भेजो, वरना यू डू नॉट नीड टू डू इट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है रिकरिंग ऑडिट का, तो इसमें सिर्फ यही नहीं लिख कर आओगे, इसमें ये सारे सर्कमस्टांसेस भी लिख कर आओगे जिसकी वजह से चेंज होता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में। ठीक है ना, ओके। फिर उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट मच बट फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया बिकॉज मुझे दिखा था। तो वो ये क्या था कि अगर आप पेरेंट एंटिटी के भी ऑडिटर हो और उसकी सब्सिडरी के भी ऑडिटर हो या एसोसिएट के भी ऑडिटर हो, बेसिकली आप कंपोनेंट के भी ऑडिटर हो और उस पेरेंट एंटिटी के भी ऑडिटर हो, तो उस केस में आपको क्या करना होगा। तो उस केस में कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि क्या आपको 2 अलग अलग एंगेजमेंट लेटर भेजने की ज़रूरत है या एक ही एंगेजमेंट लेटर से काम हो जाएगा। तो वो क्या है,
हु अपॉइंट्स द ऑडिटर, मतलब कौन अपॉइंट कर रहा है। अगर अलग अलग लोग कर रहे हैं तो अलग अलग फिर ज़रूरत है। फिर उसके बाद में कितनी डिग्री है ओनरशिप की, क्या होल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होन करे हुई है सब्सिडरी को, तो आपको ये देखना है कि क्या डिग्री है ओनरशिप की। फिर उसके बाद में क्या डिग्री है इंडिपेंडेंस बाय कंपोनेंट, तो ये उसी पॉइंट से रिलेटेड हो गया। जैसे अगर 60% या 80% है होल्डिंग का ही शेयर सब्सिडरी में, तो वहाँ तो एक तरह से सब्सटैंशियल शेयर ही हो गया, तो वहाँ ज़रूरत नहीं भी है सेपरेट एंगेजमेंट लेटर्स की। एंड क्या आपको दो अलग अलग रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, या एक ही से काम हो जाएगा, तो आप एक ही इंगेजमेंट लेटर भी भेज सकते हो, वरना आपको अलग अलग भेजना होगा। तो बेसिकली ये वही है कि आपको दो एंगेजमेंट लेटर भेजने हैं या एक ही से काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपका ऐसे 210 का जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो गया है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई टू यू। एंड इन दोनों ही एसेस के बाद में आई वुड रिकमेंड यू कि जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं उसको एक बार करके देख लो, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड लैंग्वेज पे भी कमांड आ जाएगा। एक दो आंसर्स लिख कर ज़रूर देखना। ओके, सो इसी तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहिए, एंड इफ़ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ माई वीडियोज़ देन प्लीज़ डू शेयर, ऑल्सो डू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक थ्रू द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।